हाँ, तो जो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया भी कि एक डायपोल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आने वाला है और डायरेक्शन क्या होने वाला है। ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। हम लोग डायपोल की वजह से 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट होगा एक्सियल लाइन के ऊपर, नंबर 1 एक्सियल लाइन। दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और तीसरा पॉइंट हम लोग लेंगे जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं। अगर इसे हम लोग डायग्राम में समझना चाहें तो मान लेते हैं ये एक डायपोल है, ये -Q और ये +Q। ऐसा लाइन जो इस डायपोल के एक्सिस में लाई करता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो सबसे पहला हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, वो लाइन जो डायपोल के लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और बीचों बीच से पास करता हो, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और तीसरा हम लोग पॉइंट लेंगे, कोई जनरल पॉइंट ले सकते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर। तो 3 अलग अलग जगह पे हम लोग इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाला है उसे फाइंड करेंगे, और उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये बातें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो आप लोग हेडिंग मान लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो मान लेते हैं कि ये एक डायपोल है -Q और यहाँ पर एक +Q, और ये मिड पॉइंट है, इसे O ले लेते हैं। और डायपोल का लेंथ 2a, तो ये A और ये A। हम लोग एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। एक्सियल लाइन क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, एक एक्सियल लाइन होगा। और इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, डायपोल के सेंटर से हम लोग R लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। अब पॉइंट P पर ये इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, और इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। इफ मान लेते हैं E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज -Q। अच्छा, इसका नाम हम लोगों ने O रखा, तो इसे हम लोग A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं, ड्यू टू चार्ज -Q एट A, ठीक है। मतलब P पॉइंट पर चार्ज -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है उसका नाम हम लोग रख लेते हैं E1। अब E1 का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो E1 को हम लोग लिख सकते हैं E1 मॉड, या सिर्फ E1 भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1। और Q2 तो हम लोग लेते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हम लोग सिर्फ सोर्स चार्ज को लेते हैं एक फॉर्मूले में, दूसरे में हम लोग टेस्ट चार्ज को लेते हैं। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सोर्स चार्ज वाला। तो Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो ये डिस्टेंस कितना है, R है, और ये A ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, R+A²। अब ये E1 का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो E1 का डायरेक्शन ये हुआ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अलोंग PA। ओके, इफ मान लेते हैं कि E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज +Q एट B। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट B पर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E2 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन R²। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, R है। और इससे अगर हम लोग A हटा दें तो क्या बचेगा, R-A। इसे हम लोग लिख सकते हैं R-A²। अब अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम लोग E2 को लिख लेते हैं, ये E2 का डायरेक्शन है और ये E1 का डायरेक्शन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग अलोंग BP। अब क्योंकि E1 और E2
दोनों ही कोलिनियर वेक्टर हैं और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, E1 एंड E2 आर टू कोलिनियर वेक्टर, therefore net electric field intensity at P क्या होने वाला, हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम P में रख लेते हैं E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम रख लेते हैं E। अब E का मॉड क्या होने वाला, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ E2 माइनस मॉडुलस ऑफ E1। अब पहले E2 को क्यों लिखा, E1 को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो यहाँ पर r माइनस ए होल स्क्वायर और यहाँ पर r प्लस ए होल स्क्वायर है, तो r माइनस ए छोटा है और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटा होता है तो फिर न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर r प्लस ए है इसलिए E1 छोटा है और यहाँ पर r माइनस ए है इसलिए E2 बड़ा है, तो E2 माइनस E1। और E2 का वैल्यू क्या हम लोग जानते हैं कि E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस मॉड E1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, मॉड ई का वैल्यू क्या आएगा हम लोग के पास इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन आने वाला है, क्यू भी कॉमन आने वाला है, क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, उसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग क्या मिलने वाला है 1/, तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, ये r माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा। अगर ऊपर में हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या होगा, r स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 2r क्या हो जाएगा 4r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 2 इंटू, क्योंकि डायपोल का डिफिनेशन क्या, डायपोल मोमेंट क्या था, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू था Q इंटू 2a। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, r को रहने देते हैं, फिर Q इंटू 2a को एक साथ लिख लेते हैं, तो 4a/QR, ये भी 4a/QR था अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r और Q इंटू 2a को हम लोग P लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड है में है, अगर बिना मॉड का लिखेंगे तो सिर्फ ई लिख सकते हैं अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को मिला, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला, चूंकि हम लोग जानते हैं कि E2 का वैल्यू E1 से बड़ा है, E2 का डायरेक्शन ये था, E1 का डायरेक्शन ये था, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कहाँ मिलने वाला है, अलॉन्ग BP। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अलॉन्ग BP। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हम लोग के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये r, ये डिस्टेंस r मतलब पॉइंट P अगर डायपोल से बहुत दूर में रखा जाए, काफ़ी दूर में, मतलब इतना दूर के ये डायपोल का लेंथ उसके कंपेयर में बहुत छोटा हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके से, इफ़ r ग्रेटर देन 2a, कि r बहुत बड़ा है 2a के कंपेयर में, तो फिर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्क्वायर भी था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन r टू द पावर 4। फिर से समझो, क्योंकि अगर
डायपोल बहुत ही छोटा, मान लेते इतना छोटा, और आर जो है काफ़ी दूर में रखा गया, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से, आर के हिसाब से ए क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो आर स्क्वायर के कंपेयर में ए स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर के पावर में 4। अब इस आर को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, आर क्यूब, तो लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, किस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये हम लोग को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर, अच्छा ये पी कौन सा है, ये पी डायपोल का, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में ही लिखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोगों को दिखा कि इस डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन में एक पॉइंट है जिसका नाम P है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू डायपोल मूवमेंट अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब क्या कहने का है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और आर डिस्टेंस में हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं और एक डायपोल लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा वो मैग्नीट्यूड, वो वैल्यू ज़्यादा होगा। डायपोल की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा वो मैग्नीट्यूड कम होगा। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ भी डिक्रीज होगा और यहाँ भी डिक्रीज होगा, लेकिन डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा फास्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इसलिए ज़्यादा फास्टली डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ डायपोल। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए से देख भी सकते हैं, अगर एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर इसे हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा डायपोल फास्टली डिक्रीज करता जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चला जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, पहला पॉइंट, पहला लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को, और ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसे आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, अभी हम लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल से बना उसका डायरेक्शन क्या था, अलॉन्ग बीपी। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग और नोट कर सकते हैं, डायपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज along डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट P, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। और यहाँ पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे जो मिल रहा है ड्यू टू डायपोल की वजह से, वो भी उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। तो मतलब एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया। पहला पॉइंट हम लोगों ने निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। वीडियो में मैंने अभी दिखाया था, उसे आप लोग पॉज करके पूरा लिख लेना, 2p अपॉन आर क्यूब। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का, लेकिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। और तीसरा फिर हम लोगों ने उसके ग्राफ को भी देखा कि किस तरीके से दोनों के ग्राफ में डिफरेंस आ रहा है पॉइंट चार्ज की और
और डायपोल के ग्राफ में क्या क्या डिफरेंस है। डायपोल का ग्राफ शार्पली डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग आर बढ़ाएंगे। इन केस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज करेगा कंपेयरिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं और पॉइंट चार्ज में से अगर हम आर डिस्टेंस में अगर दूर जाते हैं पॉइंट चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कम डिक्रीज करेगा, लेकिन डायपोल में ज़्यादा डिक्रीज करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन एक्सियल लाइन इज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से क्या होगा उसे हम लोग नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लेते हैं ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, यहाँ पर एक चार्ज है -q और यहाँ पर एक चार्ज है +q, और ये मिड पॉइंट है डायपोल का जिसे O का नाम देते हैं। ये A है और ये B है, और डायपोल का लेंथ हम लोग ले लेते हैं 2a जैसा कि पहले हम लोगों ने लिया। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक ऐसे पॉइंट पर जो डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन में आता हो। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? ये होता है डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट P पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आने वाला है वो हम लोग निकालेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये डिस्टेंस हम लोग डायपोल से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r। जैसे कि हम लोगों ने एक्सियल लाइन में r डिस्टेंस माना था सेंटर से, यहाँ भी सेंटर से हम लोग डिस्टेंस कितना ले रहे हैं r। ओके, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस की ज़रूरत है, और फिर ये डिस्टेंस भी हम लोगों को चाहिए। अगर हम लोग इसे a मान, ये a है और ये a है और ये r है, तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये डिस्टेंस हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये डिस्टेंस होगा √r² + a², और ये डिस्टेंस भी क्या होगा r² + a²। ओके, अगर मान लेते हैं कि पॉइंट A पर, चलिए लिख लेते हैं इसे, इफ़ E1 is the electric field intensity at P due to charge -q at A। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E1 का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं 1/4πε0 q/r²। ये डिस्टेंस क्या है? r², ठीक है। तो ये पूरा इसका r मतलब ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा r² + a²। डायरेक्शन क्या होगा? चूँकि यहाँ पर हम लोग जो चार्ज यूज़ करने वाले वो +1, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो E1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा E1, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं C का, अलॉन्ग PC, ठीक है। अब इफ E2 is the electric field intensity at P due to charge +q at B। अब हम लोग P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अच्छा, ये P+1 रीड मत करना आप लोग, ठीक है। पॉइंट P है और यहाँ पर एक चार्ज है +1 यहाँ पर। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज +q एट B। इस चार्ज जो B में एक चार्ज है +q, उसकी वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, और उसका नाम है E2। तो E2 का वैल्यू क्या होगा? E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। E2 = 1/4πε0 q/r²। तो r² क्या होगा? इसका स्क्वायर, तो रूट कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा r² + a²। अब चूँकि यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। इसे नाम देते हैं E2 का, और पॉइंट को देते हैं D। ये क्या है? E2 अलॉन्ग PD, ठीक। अब E1, वेक्टर E1 और वेक्टर E2, इन दोनों का दो कंपोनेंट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं इसे हम लोग, तो ये दोनों एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग E1 का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन में R के डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में PX के डायरेक्शन में। इसी तरह E2 का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इस डायरेक्शन में R के डायरेक्शन में और एक PY के डायरेक्शन में। तो वेक्टर E1 कैन बी रिजॉल्व
इंटू 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। क्या क्या होगा? E1 cos थीटा, पहला होगा E1 cos थीटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग PR, और होगा E1 sin थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग, क्योंकि ये थीटा है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये E1 को तोड़ दे दो कंपोनेंट में, तो ये अगर E1 cos थीटा है तो ये क्या होगा? E1 sin थीटा होगा, तो E1 sin थीटा अलोंग PX। इसी तरीके से E2 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, E2 cos थीटा अलोंग, क्योंकि E2 यहाँ पर है और यहाँ पर थीटा है, तो ये एक E2 cos थीटा बनेगा और ये E2 sin थीटा बनेगा। तो E2 cos थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग PR, और E2 sin थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग PY। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? E1 cos थीटा मिलेगा हम लोग को, सॉरी E1 sin थीटा मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? E2 sin थीटा मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ PR। तो चूंकि मॉड E1 और मॉड E2 इक्वल है, हम लोगों को दिख रहा है, E1 का वैल्यू जो है वही वैल्यू क्या है? E2 का है। देयरफॉर E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा, ये भी इक्वल होगा। अब दोनों क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो क्या होगा? दे कैंसिल ऑट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिलने वाला है वो किस डायरेक्शन में मिलने वाला है? अलोंग PR। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग क्या? E इज इक्वल टू क्या होगा? 2E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का अगर वैल्यू बराबर है तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का भी वैल्यू बराबर होगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, या 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हैं, 2E2 cos थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर E इज इक्वल टू 2, E1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का अगर वैल्यू हम लोग यहाँ से देखते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, तो A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर में हाफ। देयरफॉर E इज इक्वल टू ये 2QA क्या था? डायपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू Q इंटू 2A था ना, Q इंटू 2A क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो Q ये क्या है? ये है Q, ये है A और ये है 2, तो Q इंटू 2A क्या लिख सकते हैं हम लोग? P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख लेते हैं P डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर में 3/2, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर में 3/2। तो ये हम लोग को क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम लोग को दिख रहा है अलोंग PR, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अलोंग PR। ठीक, अब इफ R ग्रेटर देन 2A, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P अगर डायपोल से बहुत दूर में रखा जाए, बहुत दूर, इतना दूर के उसके कंपेयर में डायपोल का जो लेंथ है वो इग्नोर किया जा सके, तो A स्क्वायर का हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को? R स्क्वायर के पावर में 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, तो R क्यूब मिलेगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग PR। ठीक, यहाँ तक आप लोग पूरा नोट कर लेना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला।
जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि डायपोल का डायरेक्शन क्या है, डायपोल कहाँ से कहाँ चलता है, माइनस से प्लस की तरफ, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ई is opposite to direction of dipole moment P। दूसरा पॉइंट यहां पर ये हम लोगों को देखने मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और एक और खास बात हम लोग यहाँ पर नोट करने वाले हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू मिला उसे हम लोग एक साथ देखते हैं दोनों को। एक्सियल लाइन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू मिला था, पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। एक्सियल लाइन में हम लोगों ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, आप लोगों को याद होगा, अभी अभी मैंने किया। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल, तो हम लोग क्या मिलने वाला है, ये ऊपर ये नीचे, तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। मतलब ई एक्सियल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। अब यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इसे देखते हैं। अगर ये एक डायपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस में एक चार्ज को रखते हैं, पॉइंट चार्ज को यहाँ पर, ठीक है, +1, और इसी से r डिस्टेंस में यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं +1। यहाँ पर एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो ट्वाइस होगा इक्वेटोरियल लाइन का। मतलब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 है, ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर 10 है तो इक्वेटोरियल लाइन पर, सॉरी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। मतलब सेम डिस्टेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू मिलेगा वो ट्वाइस हो जाएगा, किसका, इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो आई होप कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू है और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू, ये आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, एक डायपोल के किसी भी पॉइंट पर डायपोल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।